अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हाइड्रोडायनामिक्स वाला हमारा पार्ट शुरू है और हाइड्रोडायनामिक्स पर हमारे पिछले लेक्चर में हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट की थी, जिस लॉ को हमने स्टडी किया था, उस लॉ का नाम था बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक इक्वेशन कैलकुलेट करके दिया था जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन। वो क्या थी, मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। वो होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन को कहा जाता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बर्नौली इक्वेशन कहाँ अप्लाई होंगी, तो उसका आंसर है अगर दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो। कहाँ पर हो? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो। अगर ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट A2 है, अगर दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो तो वहाँ पर हम किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? बर्नौली इक्वेशन। इसी के साथ साथ में हमने एक इक्वेशन और देखी है जिसका नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन। वो क्या थी? वो थी आपकी A1 V1 इक्वल टू होता है A2 V2। ये थी आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन और हमने इसको बाद में जाकर मैंने आपको बताया था कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपके पास में है और अब हमको जो आज का जो लेक्चर डिस्कस करना है वो इन्हीं दो इक्वेशन की मदद से डिस्कस करना है, बर्नौली इक्वेशन की मदद से और उसी के साथ साथ में कंटिन्यूटी इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो टॉपिक देखने वाले हैं और ये जो टॉपिक है मैं आपको एक बात बता दूं इसके ताल्लुक से कि ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दी गई है मैं उसका सहारा से आपको नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दी गई है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जानिब से जो इस साल जो टेक्स्ट बुक आई है, मेरे हिसाब से वो टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम है वो रॉन्ग है। मैं आपको करेक्शन करके बताता हूँ कि डायग्राम आपको कौन सी यूज़ करना है। ठीक है, तो हाइड्रोडायनामिक्स का हमारा लेक्चर है और आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ ये वाले जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, ये तमाम जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस है उसको हम एक एक करके डिस्कस करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आज के लेक्चर में दो एप्लीकेशन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स और उसी के साथ साथ में जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। यहाँ पर वर्ड आता है ए फ्लक्स, ये आपके लिए नया है। वेलोसिटी तो आपको पता है क्या होता है, एफ्लक्स क्या है तो मैं आपको बता दूं। एफ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि अब मान लो आपके पास में एक पाइप है, आपने देखा होगा आपके घर में आपके बिल्डिंग पर से एक सिंटेक्स लगी होगी और सिंटेक्स के नीचे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम की मदद से। इस तरह की आपकी एक सिंटेक्स होती है। ठीक है, और सिंटेक्स में ये आपका सिंटेक्स है, इसमें पूरा पानी भरा होता है। ठीक है, एफ्लक्स में आपको समझा रहा हूँ कि एफ्लक्स किसे कहा जाता है। ओके, और उसके आपने देखा होगा कि यहाँ से आप पानी ऊपर से डालते हो और नीचे से आपको यहाँ पर एक पाइप दिखाई देता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह का होल होता है जिसमें से पानी जो होता है वो बाहर आता है। ठीक है, तो पानी इस सुराख से, इस होल से जिस वेलोसिटी से, जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से बाहर आता है उस स्पीड को कहा जाता है एफ्लक्स। क्या कहा जाता है? एफ्लक्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। मतलब एफ्लक्स जिस वेलोसिटी से बाहर आएगा उसे क्या कहेंगे? एफ्लक्स कहेंगे। एफ्लक्स का मतलब मैंने क्या बताया आपको? आउटफ्लो ऑफ वाटर। मतलब जब यहाँ से पानी बाहर निकलता है, जब पानी का आउटफ्लो होता है, जब पानी बाहर आता है तो उस दौरान इसकी वेलोसिटी क्या होती है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपने लाइफ में बहुत बार इस चीज़ को देखा है, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि सिंटेक्स में से जब पानी बाहर निकलता है तो उसे हम इफ्लक्स कहते हैं और इफ्लक्स के दौरान में उसकी वेलोसिटी क्या होती है। आपको आपकी इस साल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक ने वो वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताई है कि जब भी किसी सिंटेक्स तो एक्चुअली कंपनी का नाम है, जब भी किसी कंटेनर से या जब भी किसी कोई भी मान लीजिए जो भी डिवाइस आपके घर में लगा है जिसमें आप पानी को स्टोर करते हो, तो वहाँ से जब पानी का आउटफ्लो होता है तो आउटफ्लो के दौरान में उसकी क्या स्पीड होती है वो हमें यहाँ पर आज कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए हम और आप इसको कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, मुझे अब ऐसी उम्मीद है कि आपको एफ्लक्स का मतलब समझ गया होगा। आउटफ्लो ऑफ वाटर, जब पानी यहाँ से निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एफ्लक्स कहते हैं और उस दौरान में जो वेलोसिटी है वो हमें अब यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आइए उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, तो देखिए आपके टेक्स्ट बुक में उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया है एक डायग्राम में। मैं आपको डायग्राम को करेक्ट करके बताता हूँ और वो भी बताता हूँ कि मैं उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा उसमें करेक्शन है। देखिए, मैं आपको करेक्शन भी बताता हूँ क्या है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है। इसके लिए ना हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसने। उसमें ना इस तरह के एक बीकर है,
ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ये। हाँ, ये आपका एक सिंटैक्स है मान लो, और उसमें यहाँ से हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में उसने क्या किया, इसे ऊपर से भी बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर से बंद करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी हमको सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको या सिर्फ करेक्शन ये रखना है आपके टेक्स्ट बुक में और मेरे लेक्चर में कि ये वाले जो सिंटैक्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसे यहाँ से ओपन रखना है। क्या रखना है? यहाँ से ओपन। अब अगर हम इसको ओपन रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसानी जाएंगे, और ये करेक्शन भी है डायग्राम के अंदर, आप आपके टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये आपका इस तरह का एक सिंटैक्स है। इसमें ना पूरा एक लिक्विड भरा है, जो हमारा मोस्ट कॉमन लिक्विड हम हमेशा लेते हैं। हमने बोला कि हमारे पास में इस सिंटैक्स में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस सिंटैक्स में पानी भरा हुआ है। मान लो ये जो ऊपर का एरिया है, ये वाला एरिया हम बोलेंगे A1, ठीक है, A1 इज़ अ एरिया, ठीक है। इसी के साथ साथ में दो एरिया हम लेंगे यहाँ पर। पहले देखिए, एक ये वाला एरिया, और ये पानी यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है पानी का, ठीक है, पानी का यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है ऐसे। तो यहाँ पर एक दूसरा एरिया ले लीजिए, हम इसको नाम देते हैं एरिया। ये आपका जो एरिया है ये A1 है, और ये वाला जो एरिया है आपका A2 है। देखिए, ये वाला एरिया की बात करें हम, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसमें से पानी नीचे जाएगा, ठीक है, तो पानी जाहिर सी बात है नीचे आएगा। जब पानी नीचे आएगा उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो हमने बोला कि यहाँ पर जब पानी नीचे आता है तो उस दौरान जो उसकी वेलोसिटी है वो है V1। क्या है इसकी वेलोसिटी? V1। और उसी के साथ साथ में जैसे जैसे पानी नीचे आएगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ में बाहर जाएगा। तो हमने बोला कि जो पानी जिस वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, मतलब वाटर का जो इफ्लक्स हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है V2 है, ठीक है। और यही वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। जिस वेलोसिटी से यहाँ पर इफ्लक्स हो रहा है, मतलब आउटफ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, वो वेलोसिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, वो स्पीड हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। देखिए, ये आपका एरिया A1 और ये आपका एरिया A2। इसी के साथ साथ में हम इसमें और क्या देख सकते हैं, इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास में है, इसकी वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V2, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। यहाँ पर एक ज़रा गौर करने वाली बात है, उसको याद रखिए कि A1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। A1 जो है A2 से बहुत बड़ा है, ठीक है, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। तो आइए वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें ना मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में अंदर जो बताया गया है मैं उसकी मदद से इसको समझा रहा हूँ। देखिए, उसने टेक्स्ट बुक में क्या किया है, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम लाइन ली। आप सभी को पता है स्ट्रीम लाइन किसे कहा जाता है। तो स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि वाटर पार्टिकल जिस लाइन पर मोशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो उसने ना बहुत सारी स्ट्रीम लाइन लिया, ये ऐसे 1 2 स्ट्रीम लाइन इसी तरह से होती है, 3 4 स्ट्रीम लाइन तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम अभी 4 स्ट्रीम लाइन ले रहे हैं। और एक सेंटर में स्ट्रीम लाइन उसने लिया है, ये वाली स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो हम ना ये वाली स्ट्रीम लाइन के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। इसकी वेलोसिटी 1, हम यहाँ पर पॉइंट 1 लेंगे और एक दूसरा पॉइंट लेंगे। देखिए, अभी ये दोनों पॉइंट हैं सेम स्ट्रीम लाइन पर है, तो अब यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, दोनों पॉइंट सेम स्ट्रीम लाइन पर है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी हम जो यहाँ पर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं उस इक्वेशन का नाम है बर्नौली इक्वेशन। देखिए, यहाँ पर आपको दो एरिया देखेंगे, एरिया A1 और एरिया A2। यूजिंग, इसमें दो सरफेस है, ये 1 और ये 2, ठीक है। दो एरिया आपके पास में दिख रहे हैं, एरिया 1 और एरिया 2। यूजिंग बर्नौली इक्वेशन इन 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 में हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करें, बर्नौली इक्वेशन का। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, आप सभी को पता है, P प्लस क्या होता है, हाफ रो V² प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात तो आपको पता है, लेकिन हमको 1 और 2 पर लगाना है, तो अब हम 1 और 2 पर लगाएंगे। अगर हम 1 पर लगाएंगे तो 1 पर प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस हाफ, डेंसिटी सभी की सेम रहेंगी, V1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 वाले पर जो वेलोसिटी है V1 है, प्लस फिर से रो एज इट इज़ रहेगा, G पे एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा आपका H1, ठीक है। मान लो कि जो यहाँ से जो इस ये वाले एरिया से यहाँ तक, मतलब जो पानी की जो हाइट है, पानी की हाइट है आपकी H1, या पानी की जो हाइट है, कंसीडर करो पानी की जो हाइट हमारी वो क्या है, H है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, H1, ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, सेकंड सरफेस के लिए P2 प्लस हाफ रो V, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। हाँ, देखिए, अब H2 क्या होगा, तो हमने जो H1 है, मतलब फर्स्ट वाली सरफेस के लिए हाइट तो हमने H1 ले ली, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, H1 को किससे रिप्लेस करेंगे, H से, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले की सतह ज़मीन से, मतलब अगर हम यहाँ इस पॉइंट से ले तो फर्स्ट वाले की हाइट क्या होंगी, H होंगी, तो हमने यहाँ पर H रख दिया। लेकिन सेकंड वाले एरिया की हाइट क्या होंगी, तो हम इसको यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी हाइट 0 होगी। तो ये वाला टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए, अब मैं इस टर्म को डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ और मैं इसे सिर्फ यहीं तक रहने दे रहा हूँ, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, और H यहाँ से जो हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बची, हमारे पास में इक्वेशन ये बची कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर बचा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये वाली जो आपकी सरफेस है, सरफेस 1 मतलब एरिया 1 जो है, मैंने आपको पहले बताया कि टेक्स्ट बुक के अंदर आपको करेक्शन करना है। करेक्शन क्या था कि ये वाली साइड को हमने खुला रखा है, बिल्कुल। तो ये वाली जब साइड खुली है तो बताइए यहाँ पर कौन सा प्रेशर अप्लाई होगा। तो आंसर है इस वाले सरफेस पर जो P1 होगा वो किसके बराबर होगा, P0 के। मतलब प्रेशर ऑन 1, ठीक है, प्रेशर ऑन 1 एरिया इक्वल टू P0। मतलब ये वाले एरिया पर कौन सा प्रेशर लगेगा, तो आंसर है ये वाले एरिया पर P0 लगेगा। और P0 आपको पता है P0 क्या होता है, तो P0 का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब फर्स्ट वाले एरिया पर कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में, ठीक है। उसी के साथ साथ में ये वाला एरिया देखिए, एरिया 2, ये एरिया भी खुला है। इसका मतलब यहाँ से भी कहीं से ना कहीं से P2 किसके बराबर होगा, तो आंसर है यहाँ पर भी P2 किसके बराबर होगा, P0 के। मतलब एरिया 1 और एरिया 2 दोनों भी जगह कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों भी सरफेस खुली है। अब आपके टेक्स्ट बुक में उसने क्या किया, ऊपर की सरफेस को बंद रखा और बोल दिया कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। आप खुद गौर कर सकते हैं, अगर हमारी सरफेस बंद होगी, क्लोज होगी, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे लगेगा। हमको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना है तो उसको एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक में जो गलती हुई है वो गलती ये है कि उसने बिना उसको ओपन किए उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिया, जो मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। तो देखिए ये वाले सरफेस भी खुली है, इसलिए यहाँ पर P1 किसके बराबर, P0 के। P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाला एरिया भी खुला है, ये वाली सरफेस भी खुली है, इसका मतलब P2 किसके बराबर, P0 के। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, P1 और P2 की जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, P0। तो मैं क्या करूँगा, P1 की जगह P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू, फिर से P2 किसके बराबर है, P0 के प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल P0 कैंसिल होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम रो को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रो अगर कॉमन निकला तो यहाँ बचेगा हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH इक्वल टू रो, यहाँ से कॉमन निकाले, ये बचेगा हाफ V2 का स्क्वायर। रो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मसावत को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप में कम करो, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 2GH इक्वल टू V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में बचा, हम इसको लिख लेंगे V2 का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH। ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे का सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, ले लिया। इसका भी हमें काम है, इसके लिए हम उसको क्लीन नहीं कर रहे। हाँ, अब देखिए यूजिंग, पहली स्टेप में हमने क्या किया था, पहली स्टेप में हमने बर्नौली इक्वेशन यूज़ की थी। अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, जितना मास आएगा उतना मास जाएगा। और हमको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये आगे चल के क्या हुआ था, ये हुआ था आपका A1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। जब मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन करवाया था, जब भी इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके दिया था कि A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होंगी, कम होगी। इस बात को भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है कि अगर A बढ़ेगा मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना इंटरेस्टेड हूँ ये वाले टर्म में, ठीक है। मुझे ना यहाँ से V2 कैलकुलेट करना है और यहाँ से V1 को हटाना है। तो V1 को मैं कैसे हटाऊंगा, देखिए V1 को हटाने के लिए मेरा काम क्या रहेगा, V1 को हटाने के लिए मेरा काम ये रहेगा, तो मैं यहाँ से V1 निकालूंगा। V1 इक्वल टू A2 नीचे चल जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी A1 नीचे चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका A2/A1 और यहाँ पर V2 एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। ये निकल गया आपका V1। अब क्या करना है, इस V1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है V2 का स्क्वायर इक्वल टू V1 आपके पास में क्या है A2/A1 और उसका स्क्वायर, मतलब सबका स्क्वायर हो जाएगा A2/A1 होल स्क्वायर और V2 का भी स्क्वायर प्लस
2GH। ये इक्वेशन आपके पास में आ गई। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, इसको ज़रा गौर से देखिए। वो बात क्या है, देखिए अगर हम गौर करें A1 A2 के कंपैरिजन में जो है बहुत बड़ा है, मतलब A2 जो है बहुत छोटा है A1 के कंपैरिजन में। अगर हम क्या करें, हम ये बोले कि दोनों अगर हम सरफेस का मुआयना करें तो हम ये दिखेगा ये सरफेस बहुत छोटी है, ये सरफेस बहुत बड़ी है। इसका मतलब होगा कि हम यहाँ से A1 और A2 की अगर गौर करें तो A2 जो है A1 जो है बहुत बड़ा है और A2 जो है बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म है निग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, ये एरिया बहुत छोटा है। अगर ये निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर पूरा टर्म कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा V2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा हमारे पास में 2GH। ये वाला हमने क्यों निग्लिजिबल लिया ये वाला टर्म, क्योंकि ये वाला एरिया ये वाले एरिया के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसके लिए हमने इसको क्या किया, निग्लिजिबल लिया। तो ये पूरा वैल्यू अब यहाँ से क्या हो गया, निग्लिजिबल हो गया। हमारे पास में क्या बचा, V2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट इक्वल टू 2GH। आप क्या करेंगे, हम दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बचा हमारे पास में 2GH। और मेरे ख्याल से हमें यही कैलकुलेट करना है। देखिए मैंने आपको बताया था हमें क्या कैलकुलेट करना है, V2 तो क्या, V2 क्या था, आउटफ्लो ऑफ वाटर, इफ्लक्स, मतलब इफ्लक्स जो है आउटफ्लो ऑफ वाटर, जब पानी यहाँ से बाहर निकल रहा था तो उसकी वेलोसिटी V2 हमें कैलकुलेट करनी थी और उसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली कि V2 हमारे पास में क्या आ गया, V2 हमारे पास में आ गया 2GH, जहाँ पर G जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H क्या है, हाइट है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो V है मतलब वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ H के, ठीक है। इसी के साथ साथ में V2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ G के। तो ये है आपका इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की, ठीक है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी मदद से आप आउटफ्लो ऑफ वाटर को निकाल सकते हो, V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने आपको तमाम चीज़ें पूरे डिटेल में समझा के दी है और अब आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेंचुरी मीटर आ रहे हैं ना, वेंचुरी मीटर बराबर स्पेलिंग, हाँ वेंचुरी मीटर। देखिए वेंचुरी मीटर क्या है, तो इसके ना नाम से आपको पता चला मीटर, मीटर मतलब ये किसी कुछ ना कुछ आपको मेजर करके देने वाला है। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले आम जबान में कि वेंचुरी मीटर क्या है। वेंचुरी मीटर एक ऐसा आला है जो ना आपको, अगर मान लो आपका एक पास में पाइप है, उस पाइप से पानी जा रहा है, तो उस पाइप से जब पानी गुजरता है उसकी स्पीड क्या है वो आपको कौन कैलकुलेट करके देता है, वेंचुरी मीटर। मतलब आपने क्या किया, आपके मशीन से एक पाइप को जोड़ा और उसमें से पानी जा रहा है, तो उसमें से पानी की स्पीड क्या है वो अगर आपको मेजर करना है, वो अगर आपको नापना है, तो हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर है हम वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो वेंचुरी मीटर क्या है, वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस, वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप, ठीक है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन कि वेंचुरी मीटर क्या है, इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप। मतलब अगर किसी पाइप से अगर पानी गुजर रहा है तो पानी की क्या रफ्तार है, पानी की क्या चाल है, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, वो अगर हमें मालूम करना है, तो हम जिस डिवाइस का, जिस आले का इस्तेमाल करते हैं उस आले का नाम क्या है, तो आंसर उस आले का नाम होता है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन द पाइप, ठीक है। तो ये आपका वेंचुरी मीटर। अब इसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आइए इसकी इक्वेशन को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको वेंचुरी मीटर बना के बताता हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, इस तरह का आपका वेंचुरी मीटर बताया गया। देखिए हाँ बराबर है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, ये आपका वेंचुरी मीटर है और इसमें ना आपको दो पाइप लगाने हैं, दो ट्यूब लगानी है, सॉरी ये दो ट्यूब लगाएंगे हम यहाँ पर, ट्यूब फर्स्ट और एक ट्यूब यहाँ लगाना है। आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक ने यहाँ दिया है इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ ये दो आपके पास में पाइप है, दो ट्यूब लगी है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एरिया जो है, जो इसके सामने लगा है, इसको ना हम A1 बोलेंगे। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम, ये वाला एरिया आपका A1 है और एक एरिया हम यहाँ लेते हैं
इसका नाम A2 है, ठीक है। यहाँ पर एक 2 पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। हाँ, तो वेंचुरीमीटर क्या है? वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप। अगर पाइप के अंदर कोई फ्लूइड अगर बह रहा है तो हम उसको क्या करेंगे उसकी स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे? वेंचुरीमीटर के। देखिए ये आपके पास में डायग्राम है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम जानते हैं, वी नो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है आपके पास में A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। देखिए ये वाला एरिया बताइए बड़ा है ये वाले एरिया की, है ना। देखिए यहाँ का एरिया बहुत छोटा है और यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है। तो अगर एरिया बहुत बड़ा हो, है ना, अगर एरिया बहुत बड़ा हो तो वहाँ पर वेलोसिटी को क्या होना पड़ता है? कम होना पड़ता है, ठीक है। और अगर एरिया बहुत छोटा हो तो वहाँ पर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ता है। यही वजह है कि जो हमारा पाइप होता है, जब हम पाइप से कहीं पर पानी को छीपते हैं तो अगर हमें उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर उसका मुंह होता है, जहाँ से पानी बाहर आता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर हमारे अंगूठे को रखते हैं। और अंगूठे का रखने का मकसद क्या है? तो हमारे अंगूठे का रखने का मकसद ये है कि हम उसका एरिया को कम कर रहे हैं। जैसी एरिया कम होगा वैसी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस करके दे चुका हूँ कि अगर एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर वेलोसिटी को बढ़ाना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरिया कम है इसीलिए यहाँ से वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर एरिया बड़ा है इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। ये बात आपको ख्याल रखनी है, दो चीज़ें। अब उसी के साथ साथ में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझाने वाली, वो बात क्या है समझिए। टेक्स्ट बुक में एक चीज़ मेंशन करके दिया है कि जब हम इसमें किसी फ्लूइड को रखते हैं तो फ्लूइड में इसमें से चढ़ जाता है, ठीक है। ये वाले ट्यूब में थोड़ा ऊपर तक चढ़ता है और ये वाले ट्यूब में जो फ्लूइड होता है एक पर्टिकुलर हाइट पर चढ़ता है, ठीक है। और ये जो हाइट का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहा गया है h। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? आपका h है। मतलब दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है? h का डिफरेंस है। देखिए ये वाला जो फ्लूइड है थोड़ा ऊपर तक चढ़ा है और ये वाला फ्लूइड थोड़ा नीचे तक चढ़ा है, ठीक है। दोनों के दरमियान में थोड़ा सा फर्क है। मान लो ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका एरिया AA है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है VA है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो ये है, ठीक है। A2 पर आ जाइए। यहाँ पर जो हमारा A1, सॉरी इसको A1 करो, इसको भी A1 करो, इसको भी A1 करो। यहाँ पर जो आपका एरिया है इसको हम A1A रखेंगे तो ये आपका A आ गया और इसको ना ये वाले एरिया को हम B बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया होगा वो क्या होंगे आपका इस पॉइंट का AB। ये वाले पॉइंट पर आपका एरिया क्या है? AA है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? VA और यहाँ पर प्रेशर PA। आप पॉइंट B पर देखिए तो इसका जो एरिया है वो क्या है? AB, ठीक है। इसी के साथ साथ में वेलोसिटी VB और हमारा प्रेशर PB, ओके। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ कि ये लिक्विड इसमें ऊपर ज़्यादा क्यों चढ़ता है, इसमें नीचे तक क्यों रहता है, ये बहुत सारे लोग गलत बताते हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा हो कि टीचर्स गलत बता देते हैं कि ये जो लिक्विड है ये ऊपर क्यों चढ़ा है और ये लिक्विड नीचे क्यों है। तो वो आंसर देते हैं कि वो कैपिलरी की वजह से होता है, लेकिन कैपिलरी की वजह से नहीं होता। मैं आपको उसका रीज़न समझाता हूँ। मान लो आपके पास में 2 पॉइंट है A और B, दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो जब 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते हैं हम किस इक्वेशन का इक्वेशन करते हैं? तो हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है, जो इक्वेशन हमारे पास में वो है P + ½ ρ V² + ρgh इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? तो इस इक्वेशन को कहा जाता है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास में बर्नौली इक्वेशन है। ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? जब 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल पर लेवल पर हो। तो देखिए A और B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, इसीलिए हमने इसका इक्वेशन का इस्तेमाल किया। अब दोनों पॉइंट्स में हाइट का क्या डिफरेंस है? तो आंसर है दोनों पॉइंट्स में हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। इसका मतलब ये जो है ये h जो है h1 - h2 नहीं होगा। मतलब ये कि ये सिर्फ क्या रहेगा, ये जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और कांस्टेंट उधर जाकर मिल जाएगा। तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट के साथ में मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या बचा? P + ½ ρ V2² इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली कंडीशन मैंने आपको जब बर्नौली इक्वेशन करवाया था उस दिन भी करवा के दिया था कि अगर 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो, अगर 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो, मतलब दोनों के दरमियान में हाइट का कोई डिफरेंस ना हो, तो उस वक्त हमारी इक्वेशन क्या आई थी? P + ½ ρ V2² इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको समझाया था। मान लो दोनों का एडिशन आपका 7 आया, कितना आया? 7। तो ये मान लो ये आपके पास में 2 था, ये आपके पास में 5 होता, तो 5 + 2 कितना आ गया? 7। अब इस पॉइंट पर कहीं पर भी अगर हम किसी भी नुकात का अगर वो इसका एडिशन करे तो हमेशा 7 ही आना चाहिए। तो मान लो मैंने इसका फिर से एडिशन किया, ये 7 आया, तो क्या हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है जिसे आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ना 2 हो गई, या एक काम करते हैं इसको 3 कर देंगे। कितने हो गए? 3।
ठीक है। मान लो ये वाली वैल्यू आपकी यानी हाफ रो वी स्क्वायर 3 हो गया, इसका मतलब अगर ये 3 है तो इसका एडिशन कुछ भी करके 7 आना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, जिसे आप प्रेशर एनर्जी भी कह सकते हो, इसे क्या करना पड़ेगा, क्या होना, इसे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये कम हो गई तो हमें इसको 7 लाना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 4। देखिए पहले कितनी थी, 2 थी, 2 से कितनी हो गई 4, ये 5 से कितनी हो गई 3। इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू घट रही है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर घट रही है तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बढ़ना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ से वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी अगर कम होती है तो प्रेशर को बढ़ना पड़ता है। आप जरा इधर आइए, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर वेलोसिटी जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर वेलोसिटी कम होती है। बताइए ये वाले एरिया में वेलोसिटी कम होगी कि ये वाले एरिया में वेलोसिटी कम होगी? जहाँ पर एरिया बड़ा होता है वहाँ पर वेलोसिटी कम होती है, तो डेफिनेटली ये वाले एरिया में वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो किसे बढ़ना पड़ रहा है, अगर वेलोसिटी घट रही है तो किसे बढ़ना पड़ रहा है, प्रेशर को। मतलब अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो यहाँ पर किसे बढ़ना पड़ेगा, तो आंसर है यहाँ पर पीए को बढ़ना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है? जहाँ पर एरिया बड़ा होता है वहाँ पर वेलोसिटी कम होती है, ये एरिया में वेलोसिटी कम है, ठीक है। जहाँ पर वेलोसिटी घटती है तो वहाँ पर किसे बढ़ना पड़ता है, प्रेशर को। मतलब ये वाले एरिया में प्रेशर ज़्यादा हुआ कि ये वाले एरिया में प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो आंसर है ये वाले एरिया में प्रेशर ज़्यादा होगा। और यही वजह है कि ये वाले एरिया में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रेशर के सवा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है आपके पास में फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब यहाँ पर प्रेशर जब ज़्यादा अप्लाई होता है तो पानी तेज़ी से इस ट्यूब में ऊपर चढ़ने लगता है, और यहाँ पर प्रेशर कम होता है इसीलिए पानी इतने ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाता। इसीलिए इनके अंदर दोनों में हाइट का डिफरेंस होता है। ये है रीजन कि इस ट्यूब में पानी ज्यादा ऊपर क्यों चढ़ता है और इस ट्यूब में ज्यादा पानी ऊपर क्यों नहीं चढ़ता। उसका सिर्फ क्या रीजन है, अगर वेलोसिटी घटेगी तो किसे बढ़ना पड़ेगा, प्रेशर को। और जहां पर एरिया ज्यादा होता है वहां पर वेलोसिटी कम होती है, और जहां पर वेलोसिटी कम होती है वहां पर प्रेशर को बढ़ना पड़ता है। यही वजह है कि इस ट्यूब में पानी ज्यादा ऊपर तक चढ़ता है और इस ट्यूब में पानी कम ऊपर तक चढ़ता है। यह है इसका फिजिकल रीजन। बहुत सारे लोग बोलते थे कैपिलरी की वजह से होता है, वो कैपिलरी की वजह से नहीं होता है, उसका मेन रीजन है प्रेशर का। अगर आप वेलोसिटी को कम करोगे, क्योंकि डेफिनेटली एरिया जहां ज्यादा होता है वहां पर वेलोसिटी कम होती है, तो अगर वेलोसिटी को कम करेंगे तो आपको किसको बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को। ये एरिया में प्रेशर ज्यादा है, लिहाजा प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। ये है इसका मेन रीजन, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है मैंने काफी डिटेल में आपको बताया हो। इसका आप एक स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं ऐसे आपको कैलकुलेशन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एंजियोमीटर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं फिर से यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ एक बार, ताकि आपके जहन में कोई भी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। हाँ देखिए, ये आपके पास में एक वेंचुरीमीटर है। यहाँ पर आपके पास में 2 ट्यूब लगी थी, एक ट्यूब यहाँ पर थी और एक ट्यूब यहाँ पर थी। और इस ट्यूब में, मैं इस ट्यूब को थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ आपको ताकि समझाने में मुझे आसानी जाए। ये पॉइंट आपके पास में ए है और ये वाला पॉइंट आपके पास में बी है, ठीक है। इसमें लिक्विड जो होता है थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक चढ़ता था, और इसमें जो लिक्विड है उसकी हाइट थोड़ी सी कम है ना। और ये जो हाइट का जो डिफरेंस है, ये क्या था आपके पास में, एच। क्या था ये डिफरेंस, एच था, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, वी ए, यहाँ पर प्रेशर पी ए, ठीक है। वेलोसिटी वी ए, प्रेशर पी, और इसका एरिया जो था वो ए था। यहाँ पर वेलोसिटी क्या आपकी, ये वेलोसिटी वी बी, प्रेशर पी बी और एरिया ए बी, ओके। ये आपका एरिया है फर्स्ट वाला एरिया, ये वाला आपका सेकंड वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा है, ओके। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो अब यहाँ पर कौन सी इक्वेशन करेंगे, यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे हम दोनों साइड में, दोनों एरिया पर। तो बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है, बर्नौली इक्वेशन बोलती है P + ½ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच
इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को अब एक स्टेप यहाँ पर कम कर रहा हूँ मैं, दोनों एरिया के लिए लिखा हूँ। तो फर्स्ट वाले एरिया के लिए क्या होगा मेरे पास में, पी ए हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच, ठीक है। हाँ एच क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट के लिए जो इसकी हाइट होगी, मतलब यहाँ से ये आपका सरफेस है, मतलब एक सरफेस पर रखी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिफरेंस है वो आपको लेना है एच एक्स, मतलब ये वाली हाइट कितनी है आपके पास में एक्स, इसी तरह से ये वाली भी हाइट आपको एक्स ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए ले रहे हैं हम, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट जो होगी वो एक्स होगी इक्वल टू, ठीक है। इसीलिए अब सेकंड पॉइंट के लिए, तो सेकंड पॉइंट के लिए क्या होगा, ये होगा आपके पास में पी बी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या पी बी, प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर प्लस रो जी, ये वाली हाइट क्या है एक्स है, तो इसको भी एक्स रखो, ये दोनों कैंसल, ठीक है। वो प्लस का इधर आकर माइनस का एक स्टेप कम किया हूँ, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस हाँ इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, पी बी को इधर लेकर आ जाओ, तो क्या बचेगा हमारे पास में, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा हाफ रो बी बी का स्क्वायर। आप देखिए ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का होगा, मैंने ऑलरेडी माइनस लगा के रखा हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास में हाफ वी ए का हाफ रो वी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू, हमारे पास में वैल्यू क्या बची, हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए का स्क्वायर। फिर से मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, पी बी को इधर ला लिया, इसको इधर ले, चलो ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर पी ए माइनस पी बी को कैलकुलेट करूँगा, किसको कैलकुलेट करूँगा, पी ए माइनस पी बी को। अब ज़रा गौर से देखिए, वो प्रेशर कौन सा होगा, पी ओ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये भी नली खुली है, मतलब ऊपर से कौन सा प्रेशर लगेगा, पी नॉट, है ना। देखिए यहाँ से भी पी नॉट लग रहा है, यहाँ से भी पी नॉट लग रहा है। पी नॉट क्यों लग रहा है, क्योंकि ये ट्यूब भी खुली है, ये ट्यूब भी खुली है, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप सभी को पता है लिक्विड कॉलम में अगर हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो वो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, इसमें मैंने पिछले लेक्चर में कई बार आपको बता के दिया हो कि अगर किसी लिक्विड कॉलम में हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पी ए माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत बार करवा के दिया हो, लिक्विड कॉलम वाला जो लेक्चर है उसमें देखिए, ठीक है, ये वाले इसमें। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो ये यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस कैसे होगा, ये होगा पी बी माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। ये वाली जो हाइट है, मतलब इधर वाली हाइट, इसको हम H1 लेंगे और इधर वाली हाइट को हम H2 लेंगे, ठीक है। ये वाली हाइट जो होगी H1 होगी और इसके लिए हाइट क्या होगी, H2 होगी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस मतलब ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या होगा, माइनस। देखिए पी माइनस के पी नॉट और प्लस के पी नॉट कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपके पास में पी ए माइनस पी बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा रो जी, ये हो जाएगा आपके पास में H1 माइनस H2। अब इसको समझिए H1 माइनस H2 को, ये हाइट H1 है, तो H1 में से H2 को घटाएंगे, ये H1 है पूरी, इसमें से हम ये H2 को घटा रहे, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, H, क्योंकि ये पूरी वाली जो हाइट है वो हमारी H1 है और ये पूरी वाली हाइट हमारी क्या है, H2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे H1 में से H2 को घटा रहे, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, H बच रहा है। इसका मतलब H1 माइनस H2 की जगह हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रो जी एच। ये आ गया आपके पास में वैल्यू, हमने पी ए माइनस पी बी कैलकुलेट किया, वो क्या है हमारे पास में, रो जी एच। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाकर यहाँ रखेंगे, आप इसके स्नैपशॉट ले सकते हो, मैं फिर उसको वहाँ पर रख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले लिया। हाँ, तो हमारे पास में पी ए माइनस पी जी किसके बराबर गया, रो जी एच के बराबर, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, तो ये आ गया आपके पास में रो जी एच। इधर क्या बचा हमारे पास में, हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हम बाहर निकाल सकते हैं, हम रो को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, जी एच इक्वल टू, यहाँ से रो को बाहर निकालिए, हाफ वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ वी ए का स्क्वायर, रो रो कैंसल। इक्वेशन को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 2GH इक्वल टू वी बी का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस वी ए का स्क्वायर, और यही इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, हमारे पास में इक्वेशन क्या निकल गई, इक्वेशन निकल गई वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 2GH, और यही इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अभी इनकी भी खत्म हो चुकी है, शायद आपको दिख रहा है। तो
तो यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है कि वी बी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर किसके बराबर है, 2gh के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वेंचुरीमीटर में जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2gh के, है ना। आप अगर यहाँ से इसका स्क्वायर निकालोगे तो इधर वाला वैल्यू कहाँ चल जाएगा, अंडर रूट में आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में यहीं तक दिया है कि वी बी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 2gh के। इसका स्नैपशॉट लीजिए, यहाँ पर आपका वेंचुरीमीटर भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। आप मुझे ऐसी उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ में आई हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आई है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।